मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 कारक। तो कारक और उसकी परिभाषा तथा उसके भेद हम पढ़ चुके हैं। आज करते हैं कर्ता कारक और संप्रदान कारक में अंतर, बाकी इसके प्रश्न उत्तर। तो कारक के भेद तक हम कर चुके हैं। यह है बेटा कारक तालिका, यानी कारक की जो सारणी है वो दे रखी है। इसमें कारक, उसकी पहचान, कारक चिन्ह और उसका उदाहरण तथा प्रयोग दे रखा है। कर्ता क्रिया को करने वाला, विभक्ति है इसकी ने, और कभी कभी बिना विभक्ति के भी प्रयोग होता है। जैसे राम ने खाना खाया और बिना विभक्ति के राम चला गया। कर्म, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े, इसकी विभक्ति है को, और इसका भी कभी कभी बिना विभक्ति के प्रयोग होता है। मैं शाम को पत्र लिखूंगा, वह पढ़ेगा। कर्ण, जिस साधन से क्रिया हो से तथा के द्वारा, इसका उदाहरण है श्याम कलम से लिखता है और उसे पत्र के द्वारा सूचना भेजा। संप्रदान है जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए को के लिए, गरीबों को वस्त्र दो, राम पिताजी के लिए दवा लाया। अपदान, जिससे अलगाव या पृथकता हो से, पृथकता, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। संबंध हो गया क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंधित सूचित करने वाला, काके की रारेरी। जैसे श्याम का भाई, उसके बच्चे, गीता की बहन, तुम्हारा मित्र, मेरी बहन, तुम्हारे बच्चे। अधिकरण, जो क्रिया का आधार हो में पर, इस थैले में फल है, पुस्तक मेज पर है। संबोधन, जिसे पुकारा जाए, हे अरे, हे भगवान रक्षा करो, अरे मोहन तुम अभी तक नहीं गए। अब है कर्म कारक और संप्रदान में अंतर। तो दोनों में अंतर किस कारण से हमें करना है, क्योंकि दोनों की ही विभक्ति क्या होती है, को होती है। तो इन दोनों में को पर सर का प्रयोग होता है। जैसे मैं राम को समझाऊंगा, कर्म कारक है, मैंने गीता को पुस्तक दी, संप्रदान है। दोनों में अंतर को किस तरह से समझना है कि पहले वाक्य में समझाने क्रिया का फल है, वो राम पर पड़ रहा है, अतः वह कर्म है, और दूसरे वाक्य में कुछ देने का भाव है, अतः संप्रदान कारक है। तो कर्म कारक में क्या होगा कि क्रिया का फल है वो कर्म पे पड़ेगा, तो कर्म कारक हो गया। लेकिन जो संप्रदान है, संप्रदान का मतलब ही क्या होता है, देना। तो इसके अंदर जब देने का भाव आएगा, यानी को विभक्ति के साथ में देना क्रिया आएगी, तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होगा। दूसरा है कर्ण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों में से परसर का प्रयोग होता है। कर्ण कारक में और अपादान में दोनों में ही क्या होता है, कर्म कारक का से विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। जैसे वह कलम से लिखती है, गंगा हिमालय से निकलती है। पहले वाक्य में लिखने क्रिया कलम से हो रही है, अर्थात कलम लिखने की क्रिया का साधन है, अतः कर्ण कारक है। दूसरे वाक्य में से परसर्ग से पृथकता का बोध होता है, अतः अपादान कारक है। तो इसलिए पहले कार्य में लिखने, यानी जिस साधन से हम काम कर रहे हैं, तो वो तो आएगा आपका कर्ण कारक में, और जहां पर अलग होने का भाव आएगा वहां क्या आएगा आपका अपादान कारक। अब है जो हमने चैप्टर में पूरे में पढ़ा कि कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ण कारक और अपादान कारक दोनों में से परसर्ग का प्रयोग होता है, पर दोनों का प्रयोग अलग अलग रूप से होता है। कर्ण कारक में से विद के रूप में और अपादान में से डिपार्ट के रूप में प्रयोग होता है। अब है कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कारक की परिभाषा क्या होगी बेटा, अभी हमने पढ़ी कि संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह है वो कारक चिन्ह है। ये संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए वह कारक कहलाता है। जैसे राकेश ने पुस्तक पढ़ी। कारक के भेद, सेकंड क्वेश्चन है आपका, कारक चिन्ह क्या होता है और इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। तो कारक चिन्ह क्या है, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कारक चिन्ह परसर्ग कहलाते हैं, और कारक चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कारक के कितने भेद है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो कारक हैं, इसके 8 भेद होते हैं। इसके उदाहरण आपको दे रखे हैं कि कर्ता ने, राम ने खाना खाया। कर्म को मैं शाम को पत्र लिखूंगा। कर्ण से के द्वारा, राम कलम से लिखता है। संप्रदान को के लिए गरीबों को खाना दो। अपादान से अलग होना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। संबंध काके की रारेरी, राम का भाई श्याम का भाई राम है। अधिकरण में पर, पुस्तक मेज पर है। संबोधन हे अरे, अरे मोहन तुम अभी तक नहीं गए। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आपका इसके अंदर अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो आपको कर्म कारक और संप्रदान में अंतर और कर्ण कारक और अपादान में अंतर बताना है। तो ये बेटा अभी हमने पढ़ा था कि कर्ण और संप्रदान में अंतर और कर्ण और अपादान में अंतर, तो ये दोनों ही आप कर लेंगे। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों को कारक की दृष्टि से शुद्ध कीजिए, कि कारक की दृष्टि से ये अशुद्ध है, इन्हें सिद्ध सही करना है। मीता ने नहाना है, ने की जगह क्या आएगा, को, मीता को नहाना है। मेरे को कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। यह गाड़ी शाम में छूटेगी, यह गाड़ी शाम को छूटेगी। हम यह पाठ पढ़ लिए हैं, हमने यह पाठ पढ़ लिया है। रोगी स्टूल में बैठ गया, रोगी स्टूल पर बैठ गया। रिक्त स्थानों में उचित परिसर भरिए, रवि ने उसे अपने घर पर आमंत्रित किया था। केले टोकरी में रखे हैं। रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना। कक्षा में भूचाल आ गया, मैं पिताजी के लिए दवा लाया हूँ। रेखांकित पदों में कारक का नाम बताइए। मेरी जेब में कुछ रुपए हैं, तो जेब में यानी अधिकरण कारक, क्योंकि क्या आ रहा है, आधार आ रहा है, में आ रहा है इसमें। मनुष्य पेड़ों को काट रहा है, को, कर्म, काटने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पेड़ों पर, तो कर्म। वह बहन के लिए साड़ी लाया, के लिए विभक्ति किस में होती है हमारी, संप्रदान में। रवि छत पर बैठा है, पर अधिकरण। किसान ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है, किसके द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा, तो कर्ण कारक। निम्नलिखित वाक्यों में से कारक छांटिए और नाम बताइए। सोहन घर पे नहीं है, अधिकरण कारक, घर पर, केस में आएगा घर पर। दिनेश ने खाना खाया, दिनेश ने कर्ता कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से अपादान कारक। टोकरी में केले रखें, टोकरी में अधिकरण कारक। रमेश का भाई आ गया, रमेश का भाई संबंध कारक। निम्नलिखित प्रसर्गों का प्रयोग करते हुए आपने वाक्य बनाना है। तो प्रसर्ग है आपका ने, को, से, द्वारा, में और पर। तो वाक्य आपने बना दिया, जैसे एक तो यहीं से बना दिया, दिनेश ने खाना खाया, पहले का। दूसरा हो गया आपका को, मनुष्य पेड़ों को काट रहा है। से, गंगा हिमालय से निकलती है। द्वारा, उसे पत्र के द्वारा सूचित करो। में, टोकरी में फल रखे हैं। पर, कौवे पेड़ पर बैठे हैं। आगे है से परसर का प्रयोग करके कर्ण कारक और अपादान कारक का एक एक उदाहरण वाक्य, एक एक वाक्य बनाइए। तो आपको से का प्रयोग करके एक वाक्य कर्ण का और एक वाक्य अपादान का बनाना है। तो ये आपको सभी करने हैं। थैंक यू। Students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous class, we have completed our syllabus of Essay 1, and from today we revise our syllabus for Essay 1. So, we start our revision work from the first chapter of history, name, when, where and how. In today's class, we do the exercise and question answer of this chapter. So, let we continue our class. First, the domination by the colonial power helped in bringing forth the rise of nationalism in India. Second, European traders from Portugal, France, Spain and Holland had already arrived in India in the 15th century. Third, in the 16th century, many trading factories were established by British, France and Dutch companies. Fourth, it was the English who succeeded in establishing monopoly over trade with India. Fifth, the second half of the 18th century saw the consolidation of the English East India Company political power. Now we do the matchup of this chapter. First, presidencies match to Madras, Bombay and Bengal. Indian nationalist, the idols of democracy and liberty. Third, British colonies together, crown jewels. Fourth, the modern period in India, colonial period. Or fifth, newspapers, Kesari, the turbine. Now we do the true false of this chapter. First, many Indo-lists were attracted by the Indian culture. True, the colonial scholarship with a Western perspective was questioned by Indian writer and scholars. This is also true.
Many vernacular languages newspapers were used to mobilize national sentiments. This is true. Themes of inequality and gender discrimination were dealt with in the works produced by women. This is also true. Social problems such as caste exploitation, sati and child marriage could be seen in India during the 18th century. This is also true. Now we do the short question answer of this chapter. First, who succeeded in establishing monopoly over trade with India? So answer is English East India Company succeeded in establishing monopoly over trade with India. Second, what was the British Raj? The territory directly controlled by the British. कि जो प्रदेश हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल किससे होंगे? ब्रिटिश से कंट्रोल होंगे, तो इसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश राज कहते हैं. अब है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रेस अपॉन? थर्ड क्वेश्चन आंसर, द इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रेस्ड अपॉन द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी. फोर्थ, व्हाट इज द नेशनल अचीव्स ऑफ इंडिया? आर्चीव्स ऑफ इंडिया, द प्राइवेट पेपर ऑफ गवर्नर जनरल Proceeding of the Indian National Congress, writing and speeches of national leaders, diaries, journals and official reports are the national archives of India. Fifth question, what was the importance of press during the British rule? कि ब्रिटिश टाइम में, ब्रिटिश रूल के टाइम में प्रेस की क्या इम्पोर्टेंस थी? Press playing a pivotal role in national movements. It helped us reconstructing the events of the period. Sixth question है, who was known as the Nightingale of India? Sarojini Naidu. Seventh, name some novel and stories written in the vernacular that were produced during this period. Answer, Anand Math, Neel Darpan. Eighth question, who all wrote on the need for social reform? Answer, Ishwar Chandra Vidyasagar, Raja Ram Mohan Roy, Keshav Chandra Sen and Devendranath Tagore all wrote on the need for social reform. Next question, what does the National Museum of India hold? Answer, 2 lakh works of art spanning the 5,000 years of the nation's history. Coins, paintings, statues, folios are arranged in chronicle order. Next question, what kind of shift in Indian education system did the British rule bring? Answer, the traditional system began to be replaced by English education. The English language also became important. Now we do the long question answer of this chapter. Write about how the British came to establish its power in India. The British came to India as traders first. They managed to gain political power by the 18th century. They established a large, well-grounded dominion in India by seizing political power from the Indian rulers. कि ब्रिटिश पहले ट्रेडर्स के रूप में भारत में आए थे, फिर उन्होंने पॉलिटिकल पावर को गेन किया 18th सेंचुरी के अंदर. फिर उन्होंने अपना एक विशाल प्रभुत्व जमा लिया. भारतीय जो पॉलिटिकल पावर्स थी, जो इंडियन रूलर्स के पास थी, उनको अपने दबाव में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑल कंट्रीज़ केम टू इंडिया इन होप ऑफ ट्रेड? कि भारत के अंदर कौन कौन से देश व्यापार के इरादे से आए? आंसर, द ब्रिटिश यूरोपियन ट्रेडर्स फ्रॉम पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन एंड हॉलैंड अराइव्ड इन इंडिया इन द 15th सेंचुरी. कि ब्रिटिश यूरोप ट्रेडर्स, पुर्तगाली, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड के लोग भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आए 15th सेंचुरी के अंदर. इन द 16th सेंचुरी मैनी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश, फ्रेंच एंड डच कंपनीज. और 16वीं शताब्दी के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई ब्रिटिश, फ्रांस और डच के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ब्रिटिश रूल अफेक्ट द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? कि ब्रिटिश ने भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम को कैसे प्रभावित किया? आंसर इज,
The British rule also brought about a significant शिफ्ट इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कि ब्रिटिश रूल ने भारत की शिक्षा नीति के अंदर बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेके आया. द ट्रेडिशनल सिस्टम बिगेन टू चेंज बाय द इंग्लिश एजुकेशन, जो परंपरागत तरीके थे एजुकेशन के वो चेंज हो गए इंग्लिश एजुकेशन के द्वारा. द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, मैनी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ वर ऑल्सो एस्टैब्लिश, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो इम्पोर्टेंट हो गई और बहुत सारे स्कूल और यूनिवर्सिटी स्थापित किए गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑल लिटरेचर वॉज पब्लिश्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डिड इट हैव ऑन द पीपल इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कि किस तरीके के साहित्य पब्लिश हुए और इन्होंने भारतीय लोगों के ऊपर क्या प्रभाव डाला ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे. दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी. गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी. जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी. बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी. देवेंदु मित्रा ने नील दर्पण लिखी. ऑल काइंड ऑफ लिटरेचर अफेक्ट द पीपल इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इन सभी प्रकार के साहित्य ने भारतीय लोगों को प्रभावित किया. इट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडियंस, और इसने भारतीय लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को पैदा किया. दिस ऑल्सो इंस्पायर्ड द फ्रीडम मूवमेंट, इन्होंने आज़ादी की मूवमेंट को भी इंस्पायर किया. दे मोबिलाइज नेशनल सेंटिमेंट्स, और इन्होंने जो देशभक्ति की भावनाएं हैं उनको भी जागृत किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर सर्वेज डन इन इंडिया बाय ब्रिटिश पावर, व्हाट वाज द रिजल्ट, कि भारत के अंदर ब्रिटिश पावर के द्वारा सर्वे क्यों की गई और इनका क्या रिजल्ट निकला. The surveys were done in India by British power for efficient administration of the country, कि सर्वे क्यों हुई कि भारत के अंदर ब्रिटिश पावर अपना एक प्रभावशाली साम्राज्य स्थापित कर सके प्रशासनिक तौर पे. रिजल्ट आए इसके, द मैप्स एंड टोपोशीट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर शोइंग द जोग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ द कंट्री, कि मैप और टोपोशीट तैयार की गई जोग्राफिकल एक्सपेंस की भारत का जो भौगोलिक विस्तार है उसको दिखाने के लिए. इट शोज द लोकेशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, ये शो करती हैं लोकेशन टाउन्स और सिटीज़ की. द सर्वे ऑल्सो मेड केयरफुल स्टडीज़ ऑफ द फ्लोरा एंड फोना एंड जोग्राफिकल फीचर्स लाइक माउंटेन रिवर, और ये किसी देश की फ्लोरा फोना को स्टडी करने के लिए यूज़फुल होती हैं और किसी देश की जोग्राफिकल फीचर्स को. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. Good morning 8th class. So let's start our today's maths class. So we are revising chapter number 9. So now the fourth question of exercise 9.1 is, there are 480 boys in a school. So 480 boys एक school में and 40% are girls. Find the total strength of the school. अब 480 boys तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है. अब अगर हमें परसेंटेज बॉयज की मिल जाए तो हम क्या बता सकते हैं, वहां से स्ट्रेंथ बता सकते हैं, ठीक है. या इनके जैसे यहाँ देखो, यहाँ परसेंटेज क्या है, गर्ल्स की, और हमें किसकी चाहिए, बॉयज की चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, वहां से टोटल स्ट्रेंथ निकाल सके, ठीक है. तो क्या हो जाएगा अब हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि जब भी परसेंटेज अगर बात होती है तो गर्ल्स की परसेंटेज को बॉयज पे अप्लाई नहीं कर सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना है, 40. अगर एक स्कूल में 40% गर्ल्स है तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 60%. जो बच गए बाकी वो सब बॉयज ही होंगे. 60% बॉयज है और 60% जो बॉयज है टोटल स्ट्रेंथ का वो कितना गिवन है हमारे पास, टोटल स्ट्रेंथ का 480 गिवन है. मतलब कि हम मान लेते हैं लेट टोटल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, वो है हमारे पास x स्टूडेंट्स की, ठीक है. तो अब 60% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ क्या है, वो बॉयज है, यही दिया है ना. 60% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, बॉयज है, तो उनका नंबर लिख दिया. अब 60% का मतलब हो गया 60/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 480. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट. नाउ x इधर ही रहेगा, 10 इधर क्या है, डिवाइड में, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में. 6 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड होगा. 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 8. मतलब कि यहाँ 800 टोटल स्ट्रेंथ है, जिनमें से 480 बॉयज है. अगर नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना होता तो 800 में से 480 माइनस कर देते हम, वो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाता, ठीक है. नेक्स्ट में है
आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ हिज मनी, मतलब उसने स्पेंड कर दिए 60% अपनी मनी, ठीक है। मैन हैज ₹8,000। अब 60% पूरा स्पेंड करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 8,000 रुपए बचे हैं, ठीक है। हाउ मच मनी डिड ही हैव बिफोर स्पेंडिंग, तो मतलब उसने हम मान लेते हैं, चलो लेट टोटल मनी इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज, ठीक है, रुपीज एक्स मान लिया। अब यहाँ देखो, क्या मैं 60% ऑफ टोटल सैलरी इक्वल्स टू एक्स लिख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि उसने जो खर्च करा है वो कितना परसेंटेज है, 60%, और जो उसके पास अभी फिलहाल है वो कितना है, 8,000। मतलब जो उसके पास अभी सेविंग है वो कितनी, 8,000 की, और वो कितना है, 40% ऑफ द मनी है ना, क्योंकि यहाँ 60% वो ऑलरेडी खर्च कर चुका है। खर्च करने वाले रुपए को हम जो सेविंग रुपए है उसके साथ नहीं कर सकते, जैसे हमने गर्ल्स और बॉयज में करा था। तो वहां पे परसेंटेज को किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो डाटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पेंडिंग मनी जो है, स्पेंडिंग परसेंटेज जो है वो कितना है, 60% है। तो सेविंग परसेंटेज कितना है, मतलब जितने रुपए उसने सेव करे वो परसेंटेज कितना है, 40%, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं 40% जो है ना टोटल मनी का, वो कितना बचाया उसने, 8,000। तो सेविंग कितनी है, 40% की सेविंग किसकी, टोटल मनी की, कितना बचा है, 8,000। अब यहाँ पे वही सेम हो जाएगा, 40/100 मल्टीप्लाई विद एक्स इज इक्वल्स टू 8,000, ठीक है। एक्स निकालना है हमें, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, बाकी सब इधर जाके हो जाएंगे 10 इधर मल्टीप्लाई में और 4 इधर डिवाइड में, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20,000 रुपीज क्या था उसके पास टोटल था, जिसमें से उसने कितने खर्च कर दिए। तो हाउ मच डनी उसने, अच्छा हाउ मच मनी डिड ही हैव बिफोर स्पेंडिंग, स्पेंड करने से पहले उसके पास 20,000 था, उसने 8,000 बचाए, मतलब 12,000 उसने क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए। तो आपको जो भी पूछे वो निकाल सकते हो, टोटल पूछा है टोटल, ठीक है। अदरवाइज आपको आप स्पेंडिंग मनी भी निकाल सकते हो, वो कितनी थी, 12,000, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट में क्या है अब हमारे पास, 30% ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ, मतलब 30% जो है एक स्कूल के 50 स्टूडेंट्स में से वो मैथ में गुड है। फाइंड द नंबर ऑफ वीक स्टूडेंट्स, अब हम 30% किसका है, गुड स्टूडेंट्स का। तो वीक के लिए क्या निकालेंगे, उसका पहले परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि वीक अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, वहां पे परसेंटेज भी वीक की चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स, गुड इन मैथ, परसेंटेज ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन मैथ इन मैथ्स इज इक्वल्स टू, क्या मान लेते हैं, क्या है हमारे पास 30%। तो जो वीक होंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे, वीक इन मैथ कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, क्योंकि 30 हो गए तो 70 बचे। अब 70% ऑफ टोटल हमारे पास गिवन है, और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि यहाँ पे सॉरी जो वीक स्टूडेंट वो निकालना है, क्योंकि टोटल यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। अब हमारे पास हमें सिर्फ क्या निकालना है, वीक स्टूडेंट्स की नंबर निकालना है। टोटल स्ट्रेंथ का 70% किसके इक्वल होगा, वीक स्टूडेंट के। 70/100 मल्टीप्लाई विद 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 1 जा 2, 2 35। तो मतलब यहाँ पे x कितना आ गया, 35। तो उनमें से 35 स्टूडेंट जो है वो क्या है, वीक है मैथ्स में, और जो बाकी कितने बच गए 15 वो क्या है, गुड है मैथ में, मतलब वो अच्छे हैं मैथ्स में। नेक्स्ट देखो, द प्राइस ऑफ ए मोटरसाइकिल वाज ₹60,000, प्राइस जो एक मोटरसाइकिल का वो 60,000 है, 60,000 था लास्ट ईयर, ठीक है। इट इज इंक्रीज बाय 12% दिस ईयर, अब वो कितना इंक्रीज हो गया, 12% इंक्रीज हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल, तो यहाँ क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस गिवन है जो टोटल है, उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज गिवन है, कितना है, 12%। हमें निकालना क्या है कि इंक्रीज कितना हो, उसके बाद हम उसको किस में ऐड कर देंगे, इसमें, ताकि हम बता सके कि अब उस मोटरसाइकिल का प्राइस कितना है। तो यहाँ से निकालते परसेंटेज इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, इंक्रीज अपॉन में एक्चुअल वैल्यू हमें पता ही है, एक्चुअल प्राइस लिख देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 100। अब क्या क्या पता है, परसेंटेज इंक्रीज पता है हमें, वो कितना है, यहाँ पे कितना है, 12। अब यहाँ परसेंटेज इंक्रीज हम ऑलरेडी यहाँ पर 100 अप्लाई कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ से इसको हटा के 100 लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इक्वल्स टू इंक्रीज हमें निकालना है, अपॉन में एक्चुअल प्राइस कितना है, 60,000 मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब इंक्रीज हमें यही रखते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 12 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 12 6 जा
7200 आ गया। मतलब इंक्रीज जो हुआ है प्राइस में वो कितना हुआ है 7200। तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 12% पे हमारे पास इंक्रीज इतने रुपए हुए, तो अब बाइक की प्राइस क्या हो जाएगी 60,000 में ऐड कर देंगे हम 7200, तो कितना आ जाएगा 67200 रुपीज क्या हो गया अब उस बाइक की प्राइस हो गई 60,200, अब उस बाइक की न्यू प्राइस हो गई। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एक अलॉय है ऑफ टिन एंड जिंक। अलॉय हमारे पास केमिस्ट्री की टर्म होती है, इसमें क्या होता है दो मेटल से मिलके एक अलॉय बनाते हैं। ठीक है, टिन और जिंक का ही यूजुअली होता है। कंसिस्ट ऑफ 45 टिन, 45% उसमें टिन है, तो रेस्ट क्या हो गया जिंक हो गया। तो अगर परसेंटेज ऑफ टिन हमारे पास 45 है तो बाकी का क्या बचेगा जिंक बचेगा, और वो कितना बचेगा 100 में से माइनस कर दो कितना बचेगा 55%। ठीक है, अब निकालना क्या है, फाइंड द वेट ऑफ टिन इन अलॉय। हमें निकालना है किसका, टिन का वेट निकालना है। अगर जिंक का गिवन है, अब पहले हम मान लेते हैं कि लेट द टोटल वेट ऑफ, वेट को WT से लिख रही हूँ, ऑफ अलॉय। अलॉय का जो वेट है हमारे पास टोटल वो है X। ठीक है, तो अब क्या गिवन है, किसका गिवन है, जिंक का 90 गिवन है, मतलब कि 55% ऑफ टोटल जो गिवन है वो 90 गिवन है। जिंक का किसके साथ लेंगे, परसेंटेज भी उसकी जिंक वाली लेंगे, तो 55% ऑफ टोटल जो हमारे पास वेट है एक्स का किसके इक्वल है 90 के इक्वल। तो 55/100 मल्टीप्लाई विद एक्स इक्वल होगा 90 के इक्वल। एक्स यहाँ पे एज इट इज 90 मल्टीप्लाई विद 100 और ये 55। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 11 और 5 20 क्या आ गया यहाँ से, अब हमारे पास 1800/11 क्या आ गया हमारे पास x। मतलब टोटल कितना है अब यहाँ पे x जो है वो कितना है 1800 x है। निकालना क्या है, वेट ऑफ टिन निकालना है। वेट ऑफ टिन मतलब 45% मतलब अपॉन में 100 ऑफ टोटल, टोटल कितना है 1800/11 और वो हमें निकालना है वेट ऑफ टिन। ठीक है, यही बनेगा ना, परसेंटेज किसकी लगेगी टिन की, और टोटल हम निकाल ही चुके हैं और इसका वेट निकालना है। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। इनको परसेंटेज में तो इनको डेसिमल में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 45 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 18 से, कितना हो जाएगा 18, 5 8 जा 40, 5 36 1 4 0 1 810 आ गया हमारे पास, और उसके अपॉन में 11 इज टू वेट ऑफ टिन। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 11 7 जा 77, 4 0 11 3 जा देन 0.706 403 एंड फिर उसके बाद 60 मतलब 5, ऐसे करके आगे चलता जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या आ गया हमारे पास केजी में, इसका क्या आ गया वेट आ गया 73.63 ग्राम केजी हमारे पास क्या आ गया इसका वेट आ गया। ठीक है, सो स्टूडेंट दैट इज ऑल फॉर टुडे, दैट इज थैंक यू, हैव अ नाइस डे। This is for class 8 students. In previous video we discussed about the book exercise of adverb clauses and adjective clause define. Now today I will tell you about more about adjective clauses. Now let's start with the various kinds of functions which are going to be used in the adjective clause. Now let's start. A point is an adjective clause describes a noun or a pronoun. एडजेक्टिव क्लोज नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। इट यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चन विच वन और व्हाट काइंड ऑफ यानी कि विच वन कौन सा है, और विच काइंड ऑफ किस तरह का है, किस प्रकार का है। इन दो क्वेश्चन का जब हमें आंसर मिल जाए तो वो डिस्क्राइब क्या करते हैं सेंटेंस में, नाउन और अ प्रोनाउन। For an example, this is the muffler which Geeta knitted for her grandfather. Which muffler, इसमें अब हमें डिस्क्राइब करना है which muffler, कौन सा मफलर। आंसर है which Geeta knitted for her grandfather. This is adjective clause. The huge bridge that spans the river was built almost 100 years ago. Which bridge, अब इसमें कौन सा ब्रिज, that spans the river. This adjective clause, this sentence is adjective clause. जब हमें इसका
1 किसके बारे में बात कर रहे हैं उसका आंसर मिल जाएगा, वो होते हैं एडजेक्टिव क्लोजेस। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर ए पॉइंट। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बी पार्ट। An adjective clause is usually introduced by the words who, whose, whom, which, and that. Who is used for living things, which is used for non-living things and animals, and that is used for both. Who हम यूज़ करते हैं लिविंग बींग्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए यूज़ करते हैं। एवरीबडी नोज लिविंग बींग्स कौन से होते हैं, आप 8th क्लास में हैं स्टूडेंट्स, तो आप सब जानते हैं कि लिविंग बींग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच यूज़ करेंगे और दैट यूज़ हम करेंगे लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द वुमेन हु लिव इन दिस बिल्डिंग रिटर्न फ्रॉम वर्क बाय metro. In this sentence we are talking about all the women, and women is living beings. Okay, broccoli, which people often live, we are talking about broccoli often leave uneaten, is very nutritious. Broccoli is the non-living thing because this broccoli is a vegetable name, so which is used for non-living things. This is one of the strangest animals that I have ever seen. We are talking about an animal and which is living being, so we are using that. That is used for living beings and non-living things both. Third point is, sometimes an adjective clause may also be introduced by the words where, when, and why. These words refer to a place, time, or a reason in the main clause. Main clause के लिए हम कौन से words use करते हैं adjective clause को introduce करने के लिए? where, when, and why. और इन words को हम किस लिए use करते हैं? place, time और reason के लिए. We are having all the examples on the basis of time, place and reason. Next is, sometimes it is possible to omit the introducing word. हम कुछ introducing words को omit कर देते हैं. For an example, the word you are drinking is not pure. The water which you are drinking is not pure. इन द अबव सेंटेंस, ऊपर वाले सेंटेंस में विच जो वर्ड है वो हमने ओमिट किया है और इसमें हमें ये लगाना ज़रूरी था। इस पर कुछ एडजेक्टिव क्लोजेस ऐसे होते हैं जिसमें हम वर्ड्स यूज़ नहीं करते, ओके, ओमिट कर देते हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ई पॉइंट इज, एन एडजेक्टिव क्लोज शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द नाउन इट डिस्क्राइब्स, प्रेफरेबली नेक्स्ट टू द नाउन। कुछ एडजेक्टिव क्लोज ऐसे होते हैं जो हम बिल्कुल नाउन के पास ही यूज़ करते हैं या फिर बिल्कुल नाउन से नेक्स्ट वर्ड हम एडजेक्टिव क्लोज यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आपको गिवन है यहाँ पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ द नाउन, ओके, हु इज़ यूज्ड एज एडजेक्टिव क्लोज। Was the first president of India, believed in simple living and high thinking. Here we are using who is the adjective clause and Dr. Rajendra Prasad is noun. जो हमने यहाँ पे who word यूज़ किया है ये हमारा क्या है, adjective clause, और Dr. Rajendra Prasad क्या है हमारा adjective, sorry noun, और हमने adjective clause किसके साथ यूज़ किया है, noun के बिल्कुल पास। Okay students, now on the basis of adjective clauses we are having a book exercise on page number 169. Now let's start with that. In this question, pick out the adjective clauses in these sentences and point out the noun or the pronoun. आपको इसमें adjective clauses find out करने हैं और ये बताना है कि वो noun है या फिर pronoun. Okay students, Jasmine is a flower that is white and very fragrant. Here we are using that.
दैट हम वर्ड यूज़ करेंगे, हमारा एडजेक्टिव क्लोज है। अब ये नाउन है या प्रोनाउन है? वी आर टॉकिंग अबाउट अ जैस्मिन फ्लावर, और जैस्मिन फ्लावर क्या है? हमारा नाउन। सो दिस इज़ अ noun. Okay students, you are going to write it down like this. Okay students, do this question in your fair notebook. This is your homework. With this question we completed with the this chapter, and rest of the exercise you don't do. This is not compulsory, you have to do it only up to this question. Thank you everyone. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student for class 8, we have already started chapter 9. So in that case, let us continue the chapter. So student, in this story you have just learned the विक्रमादित्य's judgment seat, कि वो किस तरह से अपनी judgment seat पे बैठ कर के बिना partiality के बिल्कुल accurate judgment देता था. तो इसके regarding जो है सो स्टूडेंट, अब देखिए इसमें हमने जो है आपका एमसीक्यूज कर लिया है एंड वी हैव जस्ट लर्न द क्वेश्चन आंसर. अब आज हम करते हैं इसका ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स. देखिए, द हिंदू न्यू ईयर विक्रम संवत ओव्स इट्स ओरिजिन इन विक्रमादित्य, यानी कि जो नया संवत हमारा हिंदू को जो शुरू होता है वो विक्रम संवत के नाम से शुरू होता है, ये उसी के नाम से विक्रमादित्य के नाम से ही जो है लिया गया है. अब नंबर 2 देखिए, द हीप ऑफ, ये ट्रू है इसका स्टेटमेंट. तो अब देखिए, द हीप ऑफ ruins was covered with grass, dust and trees. जो है ऊंचाई पे जो टीला बना हुआ था वो किस चीज से बना हुआ था? कवर से, ग्रासेस से, डस्ट से और ट्रीज से. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. अब थर्ड देखिए, द शिपर्ड्स बॉयज एंड प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्ले एंड हैव फन. जो चरवाहे थे, लड़के थे, उनके पास काफी समय था खेलने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है. अब फोर्थ देखिए, नंबर 4 देखिए, द किंग डिसाइडेड टू सिट ऑन द थ्रोन ऑन द थर्ड डे. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. तीसरा दिन नहीं बल्कि उसने चौथे दिन जो है डिसाइड किया था कि 3 दिन तक जो है प्रे करना था और उसका फास्ट करके फिर चौथे दिन पर उसको सीट पे बैठना था. तो ये स्टेटमेंट्स आपकी फॉल्स है. अब देखिए नंबर 5, द किंग न्यू दैट हिज वाइफ वॉज नॉट एज जस्ट एज विक्रमादित्य. अब जो है लाइफ है ये, सॉरी, द किंग न्यू दैट हिज लाइफ, राजा ये जानता था कि उसकी जो लाइफ है, उसकी जो जिंदगी है वो विक्रमादित्य की जैसी नहीं है. तो ये जो स्टेटमेंट इसकी ट्रू है. नंबर 6 देखिए, द सेकेंड एंजल फ्लू अवे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन. जो दूसरी जो एंजल थी वो बिना ही कोई क्वेश्चन पूछे जो है उड़ गई थी. तो ये स्टेटमेंट्स भी फॉल्स है. ईच एंड एवरी एंजल जस्ट आस्क्ड द क्वेश्चन टू द किंग. हर एक ने क्वेश्चन पूछा था किंग से. अब नंबर 7 देखिए, द किंग लेफ्ट द आइडिया ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन. राजा ने थ्रोन पर बैठने का आइडिया छोड़ दिया था, सिंहासन पर. ऐसा नहीं है, उसने लास्ट मोमेंट तक, जब तक वो 21 एंजल उससे क्वेश्चन नहीं पूछती तब तक ही जस्ट ट्राई हिमसेल्फ टू प्यूरिफाई टू सिट ओवर द थ्रोन. तो ये स्टेटमेंट्स भी आपका फॉल्स है. अब देखिए यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और इनके जो है मैंने आपको फिल करके दिया हुआ है. और ये जो है आपको किस में से देखने थे? बुक्स में से ही जो आपके चैप्टर में है. तो पहला देखिए, एक्चुअली द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, कि यहाँ पे एग्जिस्ट आएगा कि एक्चुअली वास्तव में ऐसी कोई सीट ही नहीं थी. नंबर 2 देखिए, दे अकम्पनीड द cattle and stay there the whole day. वो जो है अपने जानवरों के साथ वहां पूरा दिन जो है रुके. सो स्टूडेंट, अब थर्ड देखिए, they fabricated some false disputes and went to his for judgment. यानी कि उसने क्या किया? उन्होंने मनगढ़ंत जो है अपने केसेस बनाए और
उन झूठे जो है केसेस को जो है उस बच्चे ने सुना और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जजमेंट सुनाई। अब नंबर 4, he knew that the Rains was the former capital of King विक्रमादित्य। अब वो ये जानता था कि वो जो टुकड़े थे, वो जो पीसेस उसको मिले थे, वो क्या थे, राजा विक्रमादित्य के कैपिटल के थे। अब देखिए नंबर 5, बिफोर दैट ही ऑर्डर्ड हिज subjects to pray and fast for 3 days, यानी कि बिफोर दैट ऑर्डर्ड, उसके बाद उससे पहले उसने अपने दरबारियों को ऑर्डर दिया कि पहले प्रार्थना करें और फास्ट करें 3 दिन तक, उसके बाद जो है थ्रोन पर बैठेंगे राजा। तो ये चीजें उसमें थी। नंबर 6 देखिए, this time he was full of confidence that he had purified himself completely, और इस टाइम उसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसने अपने आप को शुद्ध कर लिया है सिंहासन पर बैठने लायक। नंबर 7 देखिए, द लास्ट एंजल आल्सो फ्लू अवे कैरिंग द जजमेंट सीट ऑन हिज शोल्डर, और लास्ट वाली जो एंजल थी, जो क्योंकि उसके 21 एंजल्स उस सिंहासन पर लगी हुई थी, तो लास्ट एंजल जो है वो आती है और उस जजमेंट सीट को अपने शोल्डर पर रखकर उड़ जाती है। जब उसके क्वेश्चन को जो है राजा असमर्थ हो जाता है आंसर देने के लिए, क्योंकि उसका लास्ट क्वेश्चन क्या था, ये था कि क्या उसका मन एक बच्चे की तरह पवित्र है, तो ही वॉज अनेबल टू जस्ट गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। और उसके बाद जो 21वीं एंजल जो थी वो शोल्डर पर जजमेंट सीट को रखकर वहां से गायब हो जाती है, उड़ जाती है। सो स्टूडेंट, ये वीडियो आपका मैं यहीं तक बता रही हूँ, आपको इससे आगे जो है कंटिन्यूस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ, लाइक the video, share it and subscribe the channel, and don't forget to click on the bell icon. Thank you. Take care. Bye. Hello student, today's session I Priyanka ma'am tell about some daily uses sentences. Students, you have to use these sentences in your daily routine. So let's start. Student, today's sentences are here. Our first one is whose book is this? Student, यहाँ पे whose means होता है किसका, book means किताब या पुस्तक, and this means यह, तो आप इसको easily convert कर सकते हैं, यह किताब किसकी है। Now next is you may use my pen. तुम मेरी कलम इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि कैन आई यूज योर पेन या पेंसिल, मीन्स मैं आपकी पेन या पेंसिल यूज कर सकता हूँ, तो इसकी रिप्लाई में आप ऐसे बोल सकते हो, यू मे यूज माई पेन। ओके, कि आप मेरी कलम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट्स द प्रॉब्लम, तो इसमें व्हाट इज की जगह आपको व्हाट्स द प्रॉब्लम ऐसे ये सेंटेंस पिक करना है। मुश्किल क्या है, समटाइम कोई बच्चा आपको परेशान करता है तो आप इस तरह से गुस्से में होते हैं और इस तरह इंग्लिश में जो कोई भी सेंटेंस है वो यूज कर सकते हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट वन इज वी वर वेरी टायर्ड। टायर्ड मीन्स होता है थक जाना, वेरी का मतलब बहुत, और वी मीन्स हम बहुत थक चुके थे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सेंटेंसेस आपको टेंस के बेस पे लर्न करने हैं। आपको ये जो सेंटेंस है उसमें ये चेक करना है कि इसमें कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग उसका कन्वर्सेशन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हिच बुक इज दिस। सॉरी, आई विल बी बैक एट 10, मैं 10 बजे वापस आऊंगा। विल बी मीन्स आऊंगा, जैसे कि ये फ्यूचर टेंस है, तो आई विल बी बैक एट 10। नाउ नेक्स्ट इज आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज पेंट अभी सूखा नहीं है, द पेंट हैज नॉट ड्राइड येट। येट मीन्स अभी तक, ड्राइड मीन्स सूखा, पेंट
तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं, द पेंट हैज नॉट ड्राइड येट। नाउ नेक्स्ट वन इज, यह पानी पीने के योग्य नहीं है, द वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल। ड्रिंकेबल का मतलब पीने के योग्य, वाटर मीन्स पानी, तो यू कैन इजीली कन्वर्ट द वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। तो इस तरह सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, दैट इज प्रेजेंट टेंस। उसे आम पसंद है, ही लाइक्स मैंगो। नाउ नेक्स्ट वन, मैं उसे नहीं जानता, आई डोंट नो हिम। अपने अच्छे से ख्याल रखना, आई टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टूडेंट, जो ये सेंटेंस है जनरली जब कोई घर से बाहर जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ मीन्स अपना अच्छे से ख्याल रखना। यह उपन्यास बहुत ही रोमांचक है, द नॉवल इज वेरी एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट वन इज, यह तो बहुत अच्छा सुझाव है, दैट्स रियली ग्रेट आइडिया। ग्रेट प्लान भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, दैट्स रियली ए ग्रेट आइडिया और प्लान। ओके, वह अपने कमरे में रो रही है, शी इज क्राइंग इन हर रूम। ओके, आप यहाँ वीपिंग भी यूज करते हैं, बट टुडेज टाइम रो रही के लिए मोस्टली क्राइंग ही यूज होते हैं। क्राइंग का मीन्स वैसे जनरली होता है चिल्लाना, तो इस तरह शी इज क्राइंग इन हर रूम। तो स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है, शी के साथ हमेशा हर का यूज करना है। अगर यहाँ पे ही होता तो हम यहाँ यूज करते हिज। आपके पास जब एमसीक्यू में सेंटेंस का कन्वर्सेशन पूछा जाएगा तो इस तरह क्वेश्चन में चेंजमेंट मिलेगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ सी है वहाँ पे उस सेंटेंस में हर होगा और जहाँ ही है वहाँ हिज होगा। ओके, तो ये आपके कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको डेली रूटीन में यूज करने हैं। ओके, hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer. In today's session I tell you some basic questions related to computer. So let's start. Student, today in MS Office I discussed with you some MCQ related to MS Word, Excel, Access and PowerPoint. So let's start. Our first question is, how many rows in MS Excel 2016 files? So here answer is 10, 48, 576, 10, 48, 575, 71 and 70. So our correct answer is 10,48,576. Our answer is option A. Now question number 2. How many columns in MS Excel 2016? So here option are 16,385, 86, 84 and 83. So our correct answer is C, 16,384. Question number 3 is, Control plus A is used for to save a file, to select whole area, to bold and none of these. So our answer is B, to select whole area. Now question number 4, Control plus S. तो स्टूडेंट कंट्रोल प्लस एस किसके लिए यूज होता है? सेव के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू डू व्हेन स्टार्ट ए स्लाइड शो? तो क्लिक ऑन गो, क्लिक ऑन स्लाइड शो आइकन एंड टर्न ऑन द ट्रांजिशन एंड नन ऑफ दीज. तो आवर आंसर इज बी, क्लिक ऑन स्लाइड शो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस, हम क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल प्लस के, टी एंड पी. तो स्टूडेंट हम जनरली जो प्रिंटिंग है उसके लिए हम कंट्रोल प्लस पी यूज करते हैं. ओके, तो आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट. कोई भी सबस्क्रिप्ट होता है उसको टाइप करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ये ऑप्शन आर गिवन, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, माइनस, शिफ्ट प्लस कंट्रोल एंड नन ऑफ दी. तो आंसर इज ए, कंट्रोल प्लस एंड इक्वल टू. इन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सुपरस्क्रिप्ट. जो सुपरस्क्रिप्ट होता है उसके लिए क्या कौन सी की यूज करते हैं हम? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू. तो ऑप्शन इज सी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट हाइपरलिंक इन ए डॉक्यूमेंट. स्टूडेंट हाइपरलिंक के लिए हम कंट्रोल प्लस
के का यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है एच हमारा रिप्लेस के लिए यूज होता है और कंट्रोल प्लस के किसके लिए यूज होता है, हाइपरलिंक के लिए, और कंट्रोल प्लस एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। तो करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस के। Now next question is, we can detect spelling and grammar error by press shift plus F7, press F7, alt plus F7 and none of these। स्टूडेंट मैंने जब आपको फंक्शन की कराए थे तब आपको सारे फंक्शन की के फंक्शंस बताए थे। तो F7 किस लिए यूज होता है, स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर। तो ओनली F7 से ही हमारी स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो डिटेक्ट हो जाती है। ओके, तो आंसर इज बी। Now next question is, shortcut key for phone dialog box is। फोन डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस एफ, जी एंड डी एंड नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट कंट्रोल प्लस एफ फाइंड के लिए, जी गो टू के लिए एंड डी डिलीट के लिए और फोन डायलॉग बॉक्स से दोनों के लिए यूज होती है। तो और करेक्ट आंसर इज सी, कंट्रोल प्लस डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। रिप्लेस और फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एच एंड कंट्रोल प्लस एफ। एच होती है रिप्लेस के लिए, एफ होती है फाइंड के लिए। तो आप करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बोथ ऑफ द अबव मीन्स ए एंड बी आर करेक्ट। तो आवर आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट वन इज, विच शो द नेम ऑफ फाइल, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार एंड नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जब मैंने आपको एमएस वर्ड कराया था तो आपको ये बताया था कि जो टॉप मोस्ट होता है स्क्रीन में वो होता है टाइटल बार। तो किसी भी फाइल नेम शो करते हैं टाइटल बार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओपन प्रिंट एंड सेव डिस्प्ले ऑन। ये कहाँ पर डिस्प्ले होते हैं, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टाइटल बार एंड नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, उसमें ये सारे जो ऑप्शंस है वो डिस्प्ले होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। फॉन्ट टाइप एंड फॉन्ट साइज, बोल्ड, अंडरलाइन, बुलेट्स, अलाइनमेंट, डिस्प्ले ऑन कहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार एंड नन ऑफ दीज। तो ये सारी जो ऑप्शंस होते हैं आइकन्स, ये कहाँ पे शो होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज पी, फॉर्मेटिंग टूल बार। ना डियर स्टूडेंट, आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से लर्न करने हैं और अगर नोटबुक में राइट करना है तो कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम। ओके, A very nice morning to all my dear student of class 8. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming to all of you on our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing the revision work of our S7 exam syllabus. So student, to continue that, we are going to discuss chapter 11th short question answer. So let's get started our today's content for the class. Student, today we will discuss the short question answer of chapter 11. As you know that we have already done up to it exercise and summary of the chapter. Students, we will start the short question answer from the first question is, define the pressure. What is SI unit of pressure? Student, as you know that I have already told you about the pressure, force and electrostatic force, resultant force, magnetic force. So now we are going to discuss the question are also relevant to that. The first one is related to the pressure question. Pressure क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, pressure is the force per unit area. जो प्रेशर होता है वो एक पर यूनिट एरिया पे जो अप्लाई किया गया हुआ फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक सरफेस है, ये आपका सरफेस है, इस सरफेस से टच होकर जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और जो वो एरिया कवर कर रहा है। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक अगर भी मूव करता है तो भी इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड प्लस में यहाँ तक का एरिया कवर अप किया। सो उस ऑब्जेक्ट को वहां तक ट्रेवल होने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया गया, जो फोर्स अप्लाई किया गया उसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम। सो दैट वी कैन से दैट इट इज द प्रेशर। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और पास्कल। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है दैट इट वाज डिस्कवर्ड बाय द न्यूटन। सो न्यूटन गेव हिज
नेम टू द एज इट्स स्टैंडर्ड यूनिट. ओके, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर हम कहते हैं न्यूटन है. ये मेजर कैसे किया जाता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन जो थी वो फोर्स की यूनिट थी. ओके, स्टैंडर्ड यूनिट थी फोर्स की. सो प्रेशर की कैलकुलेट करने के लिए हम देखिए मीटर पर इसका इसलिए किया कि बिकॉज वहां से डिस्टेंस जो कवर किया है, उसने जो एरिया कवर किया है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया. ओके, फोर्स अप्लाई हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया पे, सॉरी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एरिया कवर अप कर रहा है एक डायरेक्शन में जाकर के. तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स है हमारा न्यूटन और पर यूनिट एरिया जो है वो हमारा मीटर में किया जाता है. तो दैट्स वाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये कैलकुलेशन हो गई आपकी. ओके, ये आपका डेरिवेशन है आपके जो एसआई यूनिट है प्रेशर की, उसके बारे में मैंने बताया कि न्यूटन जो है वो फोर्स के लिए होता है एंड मीटर पर स्क्वायर जो है वो एरिया के लिए होता है. तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जा रहा है. ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बट न्यूटन फोर्स भी सेम रहे, फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और मीटर, तो दैट्स वाई इट इज मीटर पर स्क्वायर. और पास्कल, इसे हम पास्कल में भी काउंट करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूव टू सेकेंड. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज स्टूडेंट, वाई डू पॉटर्स वियर टर्बन. जो पॉटर्स होते हैं वो टर्बन क्यों लगाते हैं? पॉटर्स यानी एक तो पॉटर होता है जो पॉट बनाता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉटर्स. तो पॉटर्स वो होते हैं जो लोड कैरी करते हैं. तो वो आप देखा होगा अपने लेबर वगैरह जो होते हैं वो भी, उन्हें भी हम पॉटर्स कह सकते हैं. टर्बन, पगड़ी क्यों लगाते हैं अपने सर पे? पॉटर वियर टर्बन व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लॉड्स ऑन देयर हेड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट. दिस रिड्यूस द प्रेशर ऑन द हेड. तो वो टर्बन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो उनके सर पे जो प्रेशर रखा जा रहा है, जो बोझ रखा जा रहा है, जो वजन रखा जा रहा है, उसको कम करने के लिए. ठीक है, उन पर हैवीनेस नहीं पड़ेगा. अगर आप डायरेक्ट अपने सर पे कोई ईंट रखते हो तो वो ज्यादा हैवी पड़ेगी इन कंपेरिजन टू अगर आप मतलब आपको प्रेशर ज्यादा दबाव पड़ेगा आपके सर पे. ठीक है, और अगर आप किसी टर्बन वगैरह को, किसी क्लॉथ को आप राउंड करके या कुछ ऐसा सपोर्टिव सिस्टम लगा लेते हो तो आपके सर पे डायरेक्ट प्रेशर कम पड़ेगा. सो टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द हेड, सर पे जो प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए दे वियर द टर्बन. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. नाउ डिफरेंशिएट करना है आपको कॉन्टेक्ट फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बीच. द कॉन्टेक्ट फोर्स, दोज फोर्स विच एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. जब कोई भी ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट में होता है, यानी दोनों सरफेस के टच में है. ओके, एक ऑब्जेक्ट का सरफेस और दूसरा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो मूव कर रहा है, दोनों अगर फिजिकल टच में है, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट फोर्स. तो उस टाइम पे जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं उन्हें हम कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं. नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, सम फोर्सेस डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टेक्ट. कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनको फिजिकल कॉन्टेक्ट की नीड नहीं होती दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में. व्हेन दे एक्ट, जब वो काम हो रहा होता है, ठीक है, दे एक्ट थ्रू द स्पेस बिटवीन देम. वो मतलब उसके बीच में जो गैपिंग होता है उसके थ्रू ही वो काम होता है. ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि फॉलिंग ऑफ स्टोन, जो पत्थर गिर रहा होता है, ऊपर से कोई अगर स्टोन फॉल डाउन होकर के नीचे आ रहा है अर्थ पे, तो वो गिर तो रहा है, ठीक है, वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दिखाई नहीं देता है, बट द ऑब्जेक्ट आर इन द कॉन्टेक्ट विद द अर्थ टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट्स व्हाई इट इज फॉलिंग डाउन टुवर्ड द अर्थ. गिफ्ट एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर इन एवरीडे लाइफ. अब आपका एवरीडे लाइफ जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है, लाइफ है, उसमें से आपको एग्जाम्पल बताने हैं प्रेशर के. तो फर्स्टली, एज यू नो दैट यू आर स्टूडेंट, सो स्कूल बैग्स एंड शॉपिंग बैग्स. स्कूल बैग हो गए आपके, जो शॉपिंग बैग्स हो गए, तो उनकी जो स्ट्रिप्स होती है वो ब्रॉड स्ट्रिप होती है टू इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए. इंक्रीज यहाँ पे इसलिए स्टूडेंट मेंशन किया गया कि आप सोच रहे होंगे इंक्रीज, कभी मैम बोलते हैं इंक्रीज, कभी मैम बोलते हैं डिक्रीज. तो ये सिस्टम क्या है? तो यहाँ पे इंक्रीज वर्ड इसलिए यूज किया गया है बिकॉज जो प्रेशर पड़ेगा इंक्रीज ऑन द बैंड या जो स्ट्रैप है आपकी, उसके ऊपर की बात कर रहे हैं, ना कि आपके ऊपर प्रेशर पड़ने की बात कर रहे हैं. तो अभी टर्बन वाले केस में मैंने क्या कहा था कि रिड्यूस द प्रेशर. तो वहां पे जो रिड्यूस करने का मतलब है कि आपके सर पर जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा है. यहाँ इंक्रीज प्रेशर, तो वो जो प्रेशर वहां पे पड़ रहा है आपके शोल्डर पे, वो किस पर इंक्रीज किया जा रहा है? स्ट्रैप के ऊपर इंक्रीज किया जाए. दैट्स वाई हियर वी हैव यूज्ड द वर्ड इंक्रीज. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द. नेक्स्ट है आपका
rear wheels of tractor are broader to reduce the pressure on the soil. अब देखिए यहाँ पे reduce है, यहाँ पे increase था, तो rear wheels इंक्रीज प्रेशर इसलिए बोला है कि आपकी जो स्ट्रैप्स हैं, जो पट्टी होती है, उस पे अगर उसको जितना चौड़ा करेंगे आपके ऊपर प्रेशर उतना कम पड़ेगा, क्योंकि वो लार्ज एरिया कवर करेगा और एरिया जितना बड़ा कवर करेगा प्रेशर उतना कम हो जाएगा. तो द रियर व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर आर ब्रॉडर टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द सॉइल. तो सॉइल पर प्रेशर कम करने के लिए जो ट्रैक्टर्स के रियर व्हील्स होते हैं, ठीक है, पिछले पहिए जो होते हैं आपने देखा बहुत ब्रॉडर होते हैं इन कंपेरिजन टू फ्रंट. तो जितने ब्रॉडर व्हील्स होंगे उनको चलने के लिए सॉइल पर उतना स्पेस कवर करेंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन. आपको बताना है कि जो फोर्स होता है वो इंट्रैक्शन की वजह से होता है. यस स्टूडेंट, बिना इंट्रैक्शन के फोर्स कैसे अप्लाई हो सकता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इंट्रैक्शन में नहीं आएगा, कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो फोर्स अप्लाई होगा ही नहीं. फोर्स इज ड्यू टू इंट्रैक्शन बिकॉज इट एक्ट्स इन सच अ वे टू हैव एन इफेक्ट ऑन द अदर ऑब्जेक्ट. वो इंट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट शो कर रहा होता है. जैसे कि जो स्टोन है वो फॉल हो रहा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है. लाइक दैट इंट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले. कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं देन दे मस्ट हैव देयर, कोई भी वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. तो वो कांटेक्ट में, वेदर वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो या कांटेक्ट हो नॉन कांटेक्ट हो, बट फोर्स अप्लाई तभी होता है जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं. सो स्टूडेंट, दिस वाज आवर टुडेज session class content. That's all for today. You have to revise all the questions mentioned in the video for your preparation. That's all. Goodbye.